हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 4। ओके, तो इससे पहले कि आई थिंक कि आपने जितने भी मैंने पार्ट्स डाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपने देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। दैट मीन्स आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो जॉब्स क्या हैं, अलग अलग एक तरीके से कह सकते हो सेक्टर्स में होती है। ठीक है, दैट मीन्स आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जॉब लेने के लिए कई कई साल तक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स फेस करने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब्स के लिए क्या है, बड़े जल्दी उनकी जॉब लग भी जाती है, लेकिन कई बार बड़ी जल्दी उनकी जॉब छूट भी जाती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दोनों ही तरीके में देखने को मिलते हैं। तो उसी बेसिस पे क्या है, एक तरीके से जो सेक्टर्स हैं उनको काम के बेस पे डिवाइड किया जाता है टू मेन कैटेगरीज में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। जैसे कि नाम ही है ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें कि सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग मैनर में होती है। ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं कि कभी कुछ भी हो गया, नो। इसमें क्या है, सबसे मेन चीज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है कि अगर आपको कहीं पर जॉब मिली है तो आपको वो जॉब कंटिन्यूटी के साथ आपकी रहेगी। ठीक है, एश्योर्ड वर्क कि मतलब आपको ये काम करना है तो ये काम आपको ही करना है, और क्या नाम है, ये काम आपके लिए, ये जॉब आपके लिए ही अब फिक्स है। ठीक है, इन जॉब्स के लिए या फिर ये जो सेक्टर है इसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है जो कि उनको फुलफिल करने ज़रूरी होते हैं। जैसे कुछ फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है। ये कुछ एक्ट्स है जो उनको मानने पड़ते हैं, जो इससे रिलेटेड जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो उनको मानने पड़ते हैं कि आपको इतनी सैलरी देनी ही है, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो कब कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, क्या क्या आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या रखने हैं, वो सब है। ठीक है ना, पेमेंट कितनी होगी, क्या होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो आपको टर्म एंड कंडीशंस माननी पड़ती है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स आपने दो स्टोरी अपनी बुक में देखी है, कांता और कमल की, जिसमें कि आपने देखा कि जो कांता है उसको एक फुल प्रोसेस के साथ क्या है, जो जॉब है वो मिली होती है और वो सुबह 9:30 से 5:30 तक अपने ऑफिस में काम करती है और उसके लिए उसको काम के लिए उसकी सैलरी दी जाती है। ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा काम करती है तो उसके लिए उसको ओवर टाइम के पैसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, संडे को छुट्टी होती है, और ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। और जब उसने जॉब एक तरीके से ज्वाइन की थी तो उसके लिए उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था। ओके, बट दूसरी तरफ कमल है, वो क्या है, इस किसी शॉप पे एक तरीके से डेली वेजेस पे एक एज अ मजदूर या फिर वर्कर क्या है, लेबर काम करता है, जहाँ पे उसका कोई डिसाइडेड नहीं है कि उसको कब से लेकर कब तक काम करना है। तो सुबह वो 7:30 से रात के 8 बजे तक वो वहाँ पे काम करता है। उसको एक तरीके से कह सकते हो ओवर टाइम के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। ठीक है, अगर वो छुट्टी कर लेता है बीमार होने पे भी तो उसके पैसे कट जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला कि उसको जॉब ज्वाइन करनी है या फिर कुछ भी ऐसा, है ना। और जब उसको ये लगता है कि भाई काम अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है, शॉपकीपर को लगता है तो वो उसको हटा भी सकता है। ठीक है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, तो दैट मीन्स, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें कि कमला काम कर रही है, दैट मीन्स कांता, सॉरी, तो उसकी क्या है, जॉब की एक सिक्योरिटी है कि उसकी जॉब अब उसको मिल गई है तो वो अब उसकी जॉब अब क्या है, एक तरीके से नहीं छीन सकती जब तक कि वो खुद अपने आप से कोई मिस्टेक या फिर ना छोड़े। ठीक है ना कर दे या फिर छोड़ ना दे। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स कि आपको इतने घंटे की आपकी जॉब है तो आपको उतने ही घंटे काम करना है, ऐसा नहीं है कि आप उससे ज़्यादा आपसे कोई काम करवाएगा, नहीं। और अगर करवाया जाता है ओवर टाइम तो उस ओवर टाइम के आपको पैसे दिए जाते हैं। जो लीव्स आपको दी जाती है उसमें कुछ पेड लीव्स होती है, अगर आप उनके अलावा लेते हैं तो आपके हो सकता है पैसे कटे, बट कुछ जो लीव्स हैं वो आपकी क्या होती है, इसमें पेड होती है। जैसे कि संडे को आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें अधिकतर ऐसा होता है। ठीक है, दैट मीन्स वीक में एक हॉलीडे फिक्स है, और कई बार संडे होता है, कई बार सैटरडे। दैट मीन्स पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज। आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट जो सेक्टर्स में काम करते हैं उनको जो हॉलीडेज होती है उनकी, पहली बात तो उनको हॉलीडेज के लिए भी क्या दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी फैमिली को वेकेशंस पर लेकर जाते हैं, तो उसका सारा खर्चा कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, एलटीसी मिलती है। ठीक है ना, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड है, ग्रेट्युटी है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं। आपने देखा होगा ना, मेडिकल एक तरीके से आपको क्या है, क्लेम भी आपको मिलता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल्स के आपके कार्ड बने होते हैं मेडिकल के ना।
ठीक है, पैनल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। एक बहुत अच्छा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है, देख रहे हो। तो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दैट मीन्स वहाँ पे अच्छे पीने के पानी के अरेंजमेंट होंगे, है ना, कोई आपको खतरा नहीं होगा काम करने में अगर लेट नाइट हो जाती है तो, है ना। तो इस तरीके से वुमेन्स हैं तो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इस तरीके की जो सारी चीज़ें होती है ना जहाँ पर, ठीक है, जो एक फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर के थ्रू सारी चीज़ें जहाँ पर की जाती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। क्लियर, जहाँ पर सारी चीज़ें फुल प्रोसेस के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में की जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा वन मोर पॉइंट कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन गवर्नमेंट से हटकर भी अपना खुद का काम एस्टैब्लिश करते हैं, बट उनको भी ये सारी टर्म एंड कंडीशन कई बार वो फुलफिल करते हैं। ओके, तो ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। पहली चीज़, ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। कहीं किसी ने छोटा अपना ऑफिस खोल लिया, किसी ने अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, और ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको कई बार फॉलो अप नहीं करते, उनसे बाहर रहते हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट इनके ऊपर कई बार कंट्रोल भी नहीं कर पाती, क्योंकि इतना फेक डॉक्यूमेंटेशन और इस तरीके से इतने बड़े नहीं होते, तो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, और भी बहुत सारे इश्यूज है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पता भी नहीं लग पाता कि ये किस तरीके से इलीगल चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, सैलरी बहुत उनकी कम होती है। जो एक गवर्नमेंट का डिसाइड क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट 18,000 मिनिमम वेजेस जो एक डिसाइडेड है। कई बार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को कोई 7,000 देता है, किसी काम के लिए कोई 10 देता है, तो अलग अलग है। ठीक है, तो वो चीज़ है। नॉट रेगुलर वर्क, जैसे कि आपने देखा कि कमल को कभी भी उसके काम के लिए कोई मिस्टेक होने पे या फिर कैसे भी उससे जॉब से निकाल सकते हैं कि जब उसके काम की ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है ना। तो कोई रेगुलर वर्क वहाँ पे नहीं होता, और ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे या पेड हॉलीडेज होंगी, या फिर अगर आप बीमार हो तब आप छुट्टी ले रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी फेस करनी पड़ जाती है। क्लियर। तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं बेसिकली उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। क्लियर। तो कई बार आप देखते होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बात आती है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब हमें ये तो पता लग गया भाई प्रॉब्लम क्या है, पता लग गया ना कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा है जहां पर क्या है, जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, कौन उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो पहली चीज़ तो प्रोटेक्ट कौन करेगा उनको, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कैसे करेगी, तो वो हमें पता होना चाहिए। और वो है कौन, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हमें ये तो पता लग गया कि क्या क्या उनके साथ क्या उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, हमें वो भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सम वल्नरेबल लोगों को, जो लोग हैं जिनको की प्रोटेक्शन की नीड है, उनके बारे में बताया है। इन रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों प्लेसेस पे मैंने बताया है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको की गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है या फिर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। रूरल एरियाज में अगर हम बात करें, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, शेयर क्रीपर्स हैं, आर्टिशंस है लाइक ब्लैक स्मिथ्स है, गोल्ड स्मिथ है, कारपेंटर्स हैं, ये सब ऐसे हैं जो किस में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं जिनको कि गवर्नमेंट से हेल्प मिलने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि इन लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1990 के आसपास क्या है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को क्या है, अपनी जॉब उनकी चली गई थी, उनको उस सेक्टर से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में क्या है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ा। दूसरा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो पाती कि सभी लोगों को वहीं पर काम मिल पाए, तो इन लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए इनको प्रोटेक्शन की नीड होती है। दैट मीन्स अब इनको गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है, जैसे कि वहाँ पर क्या है, जो गांव के जो लोग हैं, रूरल एरियाज, वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ कर सकती है, जिससे कि उनके लिए एग्रीकल्चरल इनपुट्स अरेंज कर सकती है, अच्छी मशीनरीज है, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, उनको कम से कम रेट पे मिल जाएँ, ठीक है ना, उनको क्रेडिट मिल जाए, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, स्टोरेज फैसिलिटी हो जिससे कि वो अपने सामान को स्टोर कर ले, और जब उनको लगे कि मार्केट में अच्छे रेट्स हैं तो वो उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ऐसी अगर बेटर फैसिलिटी मिल जाएंगी तो उनको भी क्या है, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चक्कर में वो लोग फंसने से बच जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कि अर्बन एरियाज में वो कौन से ग्रुप हैं। अगर देखें तो कौन से हैं वो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम करने वाले वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में सब्जी या फल फ्रूट्स या फिर कोई भी रेहड़ी लगाते हैं, रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले जो लोग होते हैं ना, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। तो ओवरऑल सभी लोग क्या हैं, उस कैटेगरी में अर्बन एरियाज में आते हैं।
क्लियर। तो जिनको कि क्या एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जरूरत है और गवर्नमेंट इनके लिए क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करे जिससे कि इन लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए, और वहां उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जो भी उनको चीजें फेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट उन ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले जिससे कि इनको भी बचाया जा सके। क्लियर। देन अब बात कर लेते हैं कि ये जो वर्कर्स की हमने बात की ना, ये वर्कर्स कौन से ग्रुप से आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कर्स है ना, वो किससे बिलोंग करते हैं, या तो वो एससी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस से लोग बिलोंग करते हैं, जिनके पास इरेगुलर जॉब है, लो पेड वर्क है। इसके साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी चीज सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना। तो एक ओवरलैपिंग हो गई ना, गरीब हैं, ऊपर से काम नहीं है, पैसे कम है, और ऊपर से सोसाइटी भी उनको क्या कर देती है, अपने ग्रुप से बाहर निकाल देती है, डिस्क्रिमिनेटेड, एक भेदभाव वाला व्यवहार उनके साथ किया जाता है। ठीक है, कोई उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। बट अगर हम देखें कि अगर हमें अपनी कंट्री का सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सही तरीके से करना है, अगर हम चाहते हैं, तो हमें, दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट को इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जो ग्रुप हैं, जो लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो ये समझ लीजिए कि हमारी जो सोसाइटी है उसका सही तरीके से इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, सो आइए। यस, तो अब हम बात कर चुके हैं कि वर्क के बेस पे किस तरीके से सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। तो आप ये देख चुके हैं कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है और किस तरीके की फैसिलिटीज में उन दोनों में डिफरेंस है, बेनिफिट्स में डिफरेंस है। तो इसी तरीके से जो है वर्किंग सेक्टर्स है ना, उनके मालिक कौन होते हैं, उनके ऑनर्स कौन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ऑनरशिप के बेस पे जो सेक्टर्स हैं उनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो इनको भी क्या है, मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑनरशिप के बेस पे, पब्लिक सेक्टर एंड देन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर पहले हम देख लेते हैं कौन सा सेक्टर होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। कुछ पॉइंट्स पहले पब्लिक के देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर को देखें तो ये क्या होता है, एक तरीके से वो सेक्टर होता है जो डायरेक्टली, जिसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ओके, एंड इसमें जितने भी जो एसेट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो किसके थ्रू दी जाती है, एक तरीके से गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सारी सर्विसेज वगैरह सब चीज़ दी जाती है, जिनके एग्जाम्पल क्या है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, जो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है, जिसके लिए या फिर ये जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों तक प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, टैक्सेस के थ्रू, या फिर जो अलग अलग और भी जो मैथड्स हैं उनके थ्रू क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट्स है वो जो मनी है वो इकट्ठे करती हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, उनको यूज करती है उस पैसे को। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखें तो हम अब कुछ पॉइंट्स प्राइवेट सेक्टर के देख लेते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है मेनली वो क्या है, एक तरीके से वो सेक्टर है जिसमें जो एसेट्स हैं या फिर जो सारी चीज़ें जो दी जाती हैं, जो लोगों को दी जाती है, वो या तो क्या एक तरीके से कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है, इंडिविजुअल कोई एक इंसान हो सकता है उसका मालिक, या फिर कंपनीज, दैट मीन्स की ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकते हैं जिस पर कि उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो वो उनके कंट्रोल की होती है। तो इस तरीके से क्लियर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मेनली देखें तो जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, टिस्को जिसको बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसमें कि एक तरीके से दोनों क्या है, इसके एग्जांपल है कि दोनों क्या है, प्राइवेट एक तरीके से ओनिंग कंपनीज हैं, जिसमें जिनके जो मालिक है वो कौन है, आपके कोई लोग प्राइवेट ऑनर्स हैं। ठीक है, जिसका कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, और इनका जो मोटिव होता है, सबसे बड़ी बात वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। गवर्नमेंट सेक्टर का आपने क्या देखा कि उनका मोटिव क्या है, एक तरीके से लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना, टैक्सेस से पैसे कलेक्ट करना और देन उस पैसे का यूज कर जनता के भले के लिए, फिर उनके बेनिफिट के लिए, फिर जो भी उनसे रिलेटेड अच्छे काम है या फिर जिस चीजों की उनको जरूरत है उसमें उस चीज का यूज करना। क्लियर। आपको जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर। तो आप देखते होंगे, आप प्राइवेट स्कूल्स में जाते होंगे, हॉस्पिटल्स में जाते होंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको इतनी ज्यादा एक तरीके से फी पे करनी पड़ती है, चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट प्राइवेट क्या नाम है, एक तरीके से टेस्टिंग लैब्स जाते होंगे। ठीक है ना, जिस भी चीज चले जाइए, किसी प्राइवेट ऑफिस में जाएंगे या फिर किसी प्लेन से ट्रेवल करते हैं, तो उन सारी ही चीजों के, फिर कोरियर आप मंगाते हो, तो उन सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सर्विसेज के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर क्या है, एक तरीके से वो सेक्टर है जिसमें कि सारा जो फोकस है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर होता है। ओके, बट दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर है,
जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। उसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, उनसे क्या लेती है, व्हीट है, राइस है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें खरीद लेती है एक फेयर प्राइस पे, जिससे कि जो फार्मर्स उनको कोई नुकसान भी ना हो, उनसे एक फेयर प्राइस पे खरीदती है। और फिर उसी अनाज को, उसी राइस एंड व्हीट को, जो आपकी पीडीएस सिस्टम है, लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पहले बफर स्टॉक्स में अपने पास एक तरीके से इकट्ठा करके रख लेते हैं, देन उसको जब क्या नाम है, आपका जो पीडीएस सिस्टम है उसके थ्रू फेयर प्राइसेस पे, या फिर कह सकते हो लो प्राइसेस पे, फेयर प्राइसेस पे खरीद कर फिर लो प्राइसेस पे 2 रुपए 5 रुपए किलो के हिसाब से क्या है, जो एक तरीके से लोग हैं उन तक, मतलब एक तरीके से बियर जो कर सके, एक कम से कम जो कॉस्ट है उस पर लोगों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब देखो इससे क्या कर रहे हैं, वो फार्मर्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं फेयर प्राइस में लेके, और इसके साथ साथ कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कम से कम रेट पे देकर, जिससे कि दोनों का ही फायदा हो सके और दोनों के ही भले के लिए काम किया जा सके। तो इसी तरीके से क्या है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, ठीक है ना, अपने आसपास आप बहुत सारी फैसिलिटीज देखते होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। ये सारी चीजें क्या है, प्राइवेटली अगर हम देखें तो जो लोग एस्टेब्लिश करते हैं वो सब क्या करते हैं, पहले अपना बेनिफिट देखते हैं पर तब लोगों का। लेकिन कुछ ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं जो क्या करती है, जिसको कि जो गवर्नमेंट है वो कम से कम रेट पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, एक सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, जिससे कि उनको जब गवर्नमेंट की तरफ से कम रेट पे मिलेगा तो वो भी क्या है, लोगों को कम रेट पे चीजें दे पाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि लोगों को दिल्ली में अगर या फिर और बाहर भी स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ सब्सिडी दी जाती है, वाटर पे कुछ सब्सिडी दी जाती है, तो कैसे पॉसिबल है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, उनके कुछ चीजों को, ठीक है, उनके कुछ एक्सपेंसेस को कम कर देती है, तभी तो वो अफोर्ड कर सकती है ना कंपनियां, और तभी वो कस्टमर्स को देंगे। तो प्राइवेट कंपनियां वो क्यों देंगे आपको सब्सिडी, बिल्कुल भी नहीं देंगे ना। तो इस तरीके से तो ऐसे ही क्या है, और बहुत सारी ऐसी क्या नाम है, कह सकते हो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जिस पर की गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, और लोगों तक वो सारी फैसिलिटीज भी पहुंचाने की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है ना। जिससे कि क्या है, एक तरीके से अब देखो वो क्या कर रहे हैं, पीडीएस सिस्टम के थ्रू फेयर प्राइसेस पे खरीद के लो प्राइस पे देकर, एक तरीके से हम कह सकते हैं खाद्य जो एक तरीके से नीड है, जो फूड से रिलेटेड नीड है, उसको तो फुलफिल कर ही रहे हैं। तो इसके अलावा हेल्थ भी तो है ना, एजुकेशन भी है, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेंटर या फिर हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पर हमें कह सकते हैं बहुत ज्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। एजुकेशन रेट जो है तरीके से, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, लोगों को अच्छा सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज देनी चाहिए। वैसे देते भी हैं, आपने पीडब्ल्यूडी का नाम सुना होगा, जिसके थ्रू जो एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो लोगों को क्या है, एक तरीके से कम रेट पर क्या है और घर प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। एंड कुछ ऐसी स्कीम्स भी चलाई जाती है जिसमें कुछ परसेंट तक जो लोन है वो लोगों को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, और उनका काफी हद तक लोन माफ भी करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वो लोग भी अपना घर खरीद पाए। इसके अलावा क्या है, उनको एक तरीके से अडल्ट्रेटेड फूड खाने से बचाने के लिए उनको अच्छा फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जा सके, इसकी भी कोशिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो ये सारी ही चीजें वो सब कैसे पॉसिबल है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इन सारी चीजों के लिए क्या है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा, पब्लिक सेक्टर को इनिशिएटिव लेना होगा, जिससे कि कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर काम किया जा सके, और जो हमारा जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। ओके, तो इसी के साथ क्या है, ये चैप्टर यहाँ पर आपका आज खत्म हो जाता है। आई होप सो कि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने कोई वीडियो ऐसी है जो अभी तक नहीं देखी है, तो मैं आपके सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप एंड सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ सके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इन सभी वीडियोस में कुछ पिक्स एंड स्टोरीज ऐड करती हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके पैसेज फॉर्म में आ सकते हैं, मैसेज एक तरीके से मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, फिलअप्स में आ सकते हैं, ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा एक तरीके से कह सकते हैं सेगमेंट ना हो जो कि आपका छूट जाए। इसलिए मैं सारी चीजें कवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप क्या है एक तरीके से अच्छा परफॉर्म अपने एग्जाम्स में कर पाए। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस टाइमली मिल सके। एंड वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट्स।